ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ के बीच एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां मेवाड़ की नई राजधानी बनाई जा सके। वो अपने बेटे प्रताप से भी इस बारे में कई बार चर्चा कर चुके थे, क्योंकि मुगलों की नजर लगातार चित्तौड़ पर बनी हुई थी। इसलिए चित्तौड़ अब राज परिवार के लिए सुरक्षित नहीं बचा था। मेवाड़ के लिए जल्द से जल्द एक नई राजधानी बनाना अब जरूरी था। इस बात पर विचार करते करते कई दिन बीत जाते हैं। कुछ समय बाद महाराणा उदय सिंह अपने पोते अमर सिंह के जन्मदिन पर भगवान एकलिंग जी के दर्शन करने जाते हैं। श्री एकलिंग मेवाड़ राज परिवार के आराध्य देवता थे। भगवान एकलिंग जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ से करीब 100 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी में था। इस मंदिर के चारों तरफ घना जंगल था। यहीं पर आयड़ नदी भी बहती थी। महाराणा ने एकलिंग जी पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और फिर शिकार करने के लिए डेरा डलवाया। सांझ के समय जब वो अपने सामंतों से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि वो मेवाड़ रियासत के लिए एक नई राजधानी बनाना चाहते हैं। सामंत भी उनकी बात से सहमत हो गए और ये तय हुआ कि जल्द से जल्द नई राजधानी बनाने के लिए जगह खोज ली जाएगी। अगले दिन जब महाराणा उदय सिंह अपने काफिले के साथ वापस चित्तौड़ रवाना हुए, तो उन्हें लगा कि आयड़ नदी के किनारे का ये ठिकाना भी तो चित्तौड़ और कुंभलगढ़ के बीच में ही है। क्यों ना यहाँ एक महल बनाया जाए ताकि कुंभलगढ़ जाते समय यहाँ आराम किया जा सके। महाराणा ने सोचा और महल का निर्माण शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में इसी जगह एक छोटा सा खूबसूरत महल बनकर तैयार हुआ, जिसे नाम दिया गया मोती महल। मोती महल तो बन गया, लेकिन मेवाड़ की नई राजधानी के लिए जगह की तलाश अब भी जारी थी। मेवाड़ के सरदार और सामंत ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षित ठिकाना मिल ही नहीं रहा था। महाराणा उदय सिंह भी इस बात को लेकर चिंता में थे, क्योंकि अकबर कभी भी मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता था। इसलिए जल्द से जल्द मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़गढ़ से शिफ्ट किया जाना जरूरी था। महाराणा उदय सिंह भगवान एकलिंग जी से मदद मांगने के लिए फिर से कैलाशपुरी पहुंचते हैं। वहां भगवान के दर्शन करके मोती महल में वो आराम करने के लिए ठहरे। सांझ का समय था। महाराणा महल में बैठकर कुछ सोच रहे थे, तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। वो शिकार करने के लिए खरगोश का पीछा करने लगे। खरगोश का पीछा करते करते महाराणा उदय सिंह एक सरोवर के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस सरोवर के पास एक साधु बाबा धूनी रमाए बैठे थे। ये साधु थे जगतगिरी जी महाराज। महाराणा को देख संत जगतगिरी मुस्कुरा दिए। महाराणा उदय सिंह ने भी उन्हें झुककर प्रणाम किया। तब जगतगिरी ने उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर महाराणा ने उन्हें बताया कि वो मेवाड़ रियासत को मुगलों से बचाने के लिए एक नई राजधानी बनाना चाहते हैं, लेकिन लाख खोजने के बावजूद भी उन्हें एक सुरक्षित जगह नहीं मिली है। इस पर साधु बाबा मुस्कुरा दिए और महाराणा से बोले कि वो सामने जो मेरा धूना जल रहा है, तुम वहीं पर अपनी नई राजधानी बनाओ। तुम्हारी राजधानी हमेशा सुरक्षित रहेगी। महाराणा उनकी बात मान लेते हैं और इसी के साथ ही निर्माण शुरू होता है झीलों की नगरी उदयपुर का। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर राजस्थान के दक्षिण में बसा है झीलों का शहर उदयपुर। अपने रॉयल पैलेस, लेक्स और रंगारंग राजस्थानी कल्चर के लिए फेमस उदयपुर को उसकी खूबसूरती के कारण राजस्थान का कश्मीर, वेनिस ऑफ द ईस्ट, फाउंटेन सिटी, वियना ऑफ एशिया और लेक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिटी पैलेस के चारों तरफ बसे इस शहर को देखने के लिए आज दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट आते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उदयपुर पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, पश्चिम में अरावली रेंज थी, साउथ में घने जंगल थे और साउथ वेस्ट में गिरवा नाम की उपजाऊ घाटी थी। यहाँ पहुंचने के लिए
सिर्फ एक ही रास्ता था और वो आता था ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से। लेकिन सवाल ये आता है कि जब मेवाड़ रियासत के पास चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ जैसे विशाल किले थे तो क्या जरूरत थी उदयपुर को राजधानी बनाने की? एक संत की बात पर महाराणा उदय सिंह को इतना यकीन आखिर क्यों था? इसका जवाब छिपा है मेवाड़ राजघराने के इतिहास में, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा उदयपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर गुजरात के वल्लभीपुर की ओर। ये कहानी शुरू होती है 8वीं सदी से। गुजरात का सुल्तान अपनी सेना को लेकर वल्लभीपुर रियासत पर हमला कर देता है। इस हमले में वल्लभीपुर के राजा महेंद्र मारे जाते हैं। ये बात जैसे ही उनके सामंतों को पता लगती है, वो तुरंत राजा महेंद्र की रानी को लेकर वल्लभीपुर रियासत छोड़ देते हैं। रात के अंधेरे में उनका काफिला तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस काफिले की मंजिल कहां थी ये कोई नहीं जानता था। इन्हें तलाश थी एक सुरक्षित जगह की, जहां शत्रु किसी भी कीमत पर रानी तक ना पहुंच पाए। कई पहरों की लंबी यात्रा करते हुए वो जंगल के एक रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे थे। ये रास्ता उन्हें ले जा रहा था वल्लभीपुर से 500 किलोमीटर दूर मेवाड़ की ओर। वैसे तो उस दौर में जब राजा वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो रानियां जौहर कर लिया करती थीं, लेकिन वल्लभीपुर की रानी ने जौहर नहीं किया, क्योंकि उनके गर्भ में वल्लभीपुर की राजगद्दी का वारिस था। जी हाँ, रानी गर्भवती थी, इसलिए वल्लभीपुर के सामंत उन्हें सुरक्षित रखना चाहते थे। कठिन जंगली रास्तों से गुजरकर रानी जैसे तैसे मेवाड़ तो पहुंच गईं, लेकिन अब उनके पास ना कोई ठौर थी और ना ही कोई ठिकाना। हालांकि रानी काफी समझदार थी, उन्होंने शत्रुओं के डर से अपनी पहचान छिपा कर रखी। मेवाड़ के एक छोटे से गांव नागदा के एक ब्राह्मण परिवार ने उन्हें प्रेग्नेंट देखकर आसरा दे दिया और वहीं उनके गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया बप्पा। बप्पा बचपन से ही बहुत प्यारा और समझदार था। वो घर के कामों में अपनी माँ की मदद करता था और रोजी रोटी के लिए नागदा के जंगलों में गाय चराने जाता था। लेकिन एक दिन बप्पा की गायें घने जंगल में चली गईं। उनका पीछा करते करते बप्पा भी जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठकर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। ये सिद्ध ऋषि थे हरितराशि। हरितराशि ने जब बप्पा को देखा और उनसे बातचीत की तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब बप्पा भी उनके पास रोजाना आ जाते और उनकी सेवा किया करते थे। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो पता चलता है कि ये वो दौर था जब भारत पर अरब खलीफाओं का आक्रमण शुरू हो चुका था। वो रियासतों को लूटते, खून खराबा करते और लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे। इस बात की जानकारी हरितराशि को भी थी। वो इराक, ईरान और अफगानी कबीलों के हमलों से काफी दुखी थे। उन्हें बप्पा में एक पराक्रमी योद्धा के सारे गुण नजर आते थे। इसलिए हरितराशि ने बप्पा को ठीक वैसे ही दीक्षा दी जैसे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को। बप्पा की सेवा से खुश होकर हरितराशि ने अपने अंतिम समय में उन्हें ये वरदान दिया कि आज से तुम्हें रावल कहकर बुलाया जाएगा। तुम ही मेवाड़ के राजा बनोगे और तुम्हारे पैर कभी भी इस धरती से उखड़ेंगे नहीं। हरितराशि के वरदान का असर ही कहें कि बप्पा ने सबसे पहले चित्रकूट किले को जीता, फिर अरब के खलीफाओं को हराकर इराक और ईरान तक अपना साम्राज्य फैलाया। बप्पा रावल के ये वंशज आज 1300 सालों बाद भी मेवाड़ पर राज कर रहे हैं। महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर बप्पा के ही वंशज थे। कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी जंग हुई, कितनी धोखेबाजी हुई, लेकिन फिर भी मेवाड़ की सत्ता बप्पा रावल के वंशजों के हाथों से कभी गई नहीं। ये बप्पा रावल को मिले उस वरदान का ही कमाल था जो उन्हें हरितराशि ने दिया था। महाराणा उदय सिंह भी बप्पा रावल की ही पीढ़ी से आते थे। जिस तरह बप्पा ने हरितराशि पर भरोसा किया, उसी तरह उदय सिंह ने भी जगतगिरी पर भरोसा करके उस जंगल में उदयपुर शहर की नींव रखी और उसे मेवाड़ की राजधानी बनाया।
लेकिन अब यहाँ दूसरा सवाल ये आता है कि चित्तौड़ और कुंभलगढ़ जैसे विशाल किले भी अब मेवाड़ के लिए सुरक्षित क्यों नहीं थे? इसका जवाब जानने के लिए आपको इतिहास की एक और कहानी से रूबरू होना होगा। ये कहानी शुरू होती है साल 1540 में। कुंभलगढ़ किले से ये खबर आई कि मेवाड़ की राजगद्दी के असली वारिस उदय सिंह अभी जिंदा है। ये खबर चारों तरफ जंगल की आग की तरह फैल गई। जब चित्तौड़ की जनता, सामंतों और सरदारों को इस बारे में पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उदय सिंह की हत्या करके ही तो बनवीर राजगद्दी पर बैठा था। बनवीर यानी कि राणा सांगा के भाई का नाजायज बेटा। राजा बनने के लिए उसने ना सिर्फ राणा सांगा के बड़े बेटे विक्रमादित्य की हत्या की, बल्कि उनके छोटे बेटे उदय सिंह का भी कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन वो उदय सिंह तक पहुंच पाता उससे पहले ही ये बात उदय सिंह की धाई मां पन्ना को पता चल गई। पन्ना ने बिना देरी किए कीरतबारी से एक बड़ा सा टोकरा मंगवाया और उसमें उदय सिंह को सुलाकर पत्तों से ढक दिया। कीरतबारी चुपचाप टोकरा लेकर चित्तौड़ के किले से बाहर निकल गया। लेकिन बनवीर तो खून का प्यासा था, वो हर हाल में उदय सिंह को ढूंढ ही लेता। इसलिए पन्ना ने उसे गुमराह करने के लिए वो किया जिसके लिए उन्हें इतिहास में मां से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उस पर तलवार से ताबड़तोड़ वार किए और उसकी हत्या कर डाली। ये सब पन्ना की आंखों के सामने हुआ, लेकिन उदय सिंह की खातिर वो चुप रहीं। पन्ना धाई के इस बलिदान की कहानी आपने अक्सर किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन क्या आप इसके बाद की कहानी जानते हैं? इसके बाद पन्ना कुंभलगढ़ पहुंचकर वहां के किलेदार आशा देपुरा को सारी सच्चाई बता देती है और उदय सिंह को कुंभलगढ़ में छिपा कर रखा जाता है। वही बनवीर मेवाड़ का नया राजा बन जाता है। बनवीर राजा भले ही बन गया था, लेकिन मेवाड़ की जनता उससे नफरत करती थी। लोग तो उसे असली राजपूत भी नहीं मानते थे। करीब 6 सालों बाद जब मेवाड़ के सामंतों और सरदारों को ये पता चलता है कि उदय सिंह अभी जिंदा है, तो वो तुरंत कुंभलगढ़ पहुंच जाते हैं। कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज तिलक किया जाता है। इसके बाद मेवाड़ के सरदारों ने मारवाड़ के अखेराज सोनगरा चौहान को बुलाया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। उन्होंने महाराणा उदय सिंह का जूठा खाकर ये साबित भी कर दिया कि वो ही मेवाड़ के असली राजा हैं। जिसके बाद अखेराज सोनगरा चौहान ने अपनी बेटी जयवंता बाई की शादी उदय सिंह से करा दी। इन्हीं जयवंता बाई ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। अब बारी आई थी उदय सिंह की। कहते हैं कि मेवाड़ के सामंतों की मदद से महाराणा उदय सिंह ने बनवीर से चंदन और विक्रमादित्य के कत्ल का बदला लेने के लिए उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक जंग हुई और बनवीर हार गया, जिसके बाद चित्तौड़ का किला राणा उदय सिंह के पास वापस आ गया। हालांकि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि उदय सिंह के आने से पहले ही बनवीर ने चित्तौड़ छोड़ दिया था। खैर, सामंतों की मदद से महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी तो वापस हासिल कर ली थी, लेकिन वो अपने शासन के कुछ सालों में ही ये समझ चुके थे कि चित्तौड़ किले में सुरक्षित रहना अब आसान नहीं है। वैसे तो ये किला इतना बड़ा और मजबूत था कि इसमें एक पूरा शहर समा सकता है, लेकिन समस्या ये थी कि दिल्ली से गुजरात जाने के रास्ते पर यह पड़ता था। इसी रास्ते से मुगल व्यापार किया करते थे। उनके व्यापार में कोई समस्या ना आए, इसलिए चित्तौड़ जीतना जरूरी था। यही कारण था कि मुगलों की सेना बार बार चित्तौड़ पर हमला करती थी। दूसरी समस्या ये थी कि ये किला पठार पर बना था। यहाँ पीने के पानी के तो कई तालाब थे, लेकिन राशन खत्म होने पर भूखों मरने की नौबत आ जाती थी। जंग होने पर बाहर से मदद मिलने का भी कोई रास्ता नहीं था। यही वजह थी कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया तो चित्तौड़ की सेना हार गई और महारानी कर्णावती को जोहर करना पड़ा।
महारानी कर्णावती राणा सांगा की पत्नी और महाराणा उदय सिंह की मां थीं। उनसे पहले साल 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था, तब रानी पद्मिनी को भी जौहर करना पड़ा था। कहते हैं कि इस किले पर जब भी हमला होता तब हालात ऐसे हो जाते कि राजपूतों के पास मरने मारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता था। इतिहास बताता है कि रियासतों और रजवाड़ों के उस दौर में किला भले ही हार जाओ, लेकिन राजा और राजधानी सुरक्षित है तो रियासत पर उसी राजा का अधिकार रहता था। इसीलिए महाराणा उदय सिंह राजधानी शिफ्ट करना चाहते थे। उदयपुर को बसाना कई मायनों में फायदेमंद था। सबसे पहला तो ये कि जहां उदयपुर बसाया जाना था वहां पास में ही आहर नाम का एक शहर था जो करीब 200 सालों तक मेवाड़ की राजधानी रह चुका था। पिछोला झील यहाँ पर उस समय भी थी, इसलिए पीने के पानी की कोई कमी नहीं थी। मेवाड़ साम्राज्य के सारे जरूरी रास्ते उदयपुर पर ही आकर एक होते थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके चारों तरफ अरावली के घने जंगल थे, इसलिए दुश्मनों के लिए उदयपुर पर हमला करना भी आसान नहीं था। अगर हमला हो भी जाता तो यहाँ दक्षिण दिशा में जो जंगल थे उनमें छिपकर जान बचाई जा सकती थी। कुल मिलाकर उदयपुर मेवाड़ साम्राज्य की भव्य राजधानी के लिए एकदम सही जगह साबित होने वाली थी। उदयपुर बसाने के लिए महाराणा उदय सिंह ने सबसे पहले पिछोला झील को बड़ा करवाया और फिर इसके किनारे एक रॉयल पैलेस बनवाना शुरू किया, जिसे आज सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। उन्होंने उदयपुर के पास देबारी में एक किला भी बनवाया। अब जब महाराणा यहाँ आए थे तो जनता भी यहाँ आ गई। चित्तौड़ छोड़कर महाराणा के पीछे पीछे उदयपुर आए बहुत से लोगों ने सिटी पैलेस के चारों तरफ ही अपने मकान और हवेलियां बनवाने शुरू कर दी। जो लोग जहाँ जहाँ रह रहे थे उनके हिसाब से ही मोहल्ले भी बनते गए। जैसे जहाँ मोची रहते थे वहाँ मोचीवाड़ा बन गया, जहाँ सुतार रहते थे वहाँ सुतारवाड़ा बन गया। उदयपुर अब बसने लगा था और अकबर के चित्तौड़ पर हमला करने से कुछ सालों पहले ही ये शहर पूरी तरह आबाद हो चुका था। तभी तो 23 अक्टूबर 1567 को अकबर के चित्तौड़ पर हमला करने से पहले ही महाराणा उदय सिंह अपने परिवार को लेकर उदयपुर चले आए थे। जब मुगलों ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया तब मेवाड़ के राजा उदयपुर से ही अपना शासन संभालने लगे। पहले महाराणा प्रताप, फिर राणा अमर सिंह और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी मेवाड़ के राजा उदयपुर से ही मेवाड़ का राज्य संभालते रहे। उदयपुर की अरावली रेंज मिनरल्स का भंडार थी। यहाँ तांबा, चांदी, लोहा, जिंक और लेड जैसे मिनरल्स मिलते थे जो लोगों की कमाई का जरिया बने। उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर जावर में जिंक माइंस हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता पिघलाने की खानें हैं। राणा लाखा के समय से ही यहाँ पर जिंक की माइनिंग शुरू हो गई थी। जिंक और दूसरे मिनरल्स बेचकर उदयपुर के लोगों ने खूब पैसा कमाया। इसी वजह से उदयपुर में सुंदर हवेलियां भी बनी। उदयपुर में जैन कम्युनिटी के लोग काफी तादाद में रहते थे और उन्हें इस व्यापार से जो पैसा मिला उससे उन्होंने खूबसूरत जैन मंदिर बनवाए। जैसे जैसे राजा बदलते गए वैसे वैसे सिटी पैलेस भी बदलता गया और उदयपुर शहर भी। पहले यहाँ पर सिर्फ लेक पिछोला थी, लेकिन बाद में महाराणा फतेह सिंह ने फतेह सागर झील बनवाई। महाराणा स्वरूप सिंह ने एक और स्वरूप सागर झील बनाई। महाराणा जगत सिंह ने जग मंदिर बनवाया। पिछोला झील के बीच बने एक टापू पर जग मंदिर पैलेस बनवाया गया था। तब इसे दमदमा महल कहते थे। इतिहास की माने तो बाद के सालों में मेवाड़ रियासत के राजाओं ने भी मुगलों से संधि कर ली थी और जब जहांगीर से झगड़ा करके शाहजहां मेवाड़ आया तो मेवाड़ के राजा ने इसी दमदमा महल में ही शाहजहां को शरण दी थी। 18वीं सदी में महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी रानी की सहेलियों के लिए खास तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनवाया, जिसे सहेलियों की बाड़ी कहते हैं। वक्त के साथ साथ उदयपुर शहर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 झीलें बनी और तभी से इसे झीलों की नगरी कहा जाने लगा। कहते हैं कि यहाँ के सिटी पैलेस को मेवाड़ के 22 राजाओं ने 400 सालों के पीरियड में बनाकर पूरा किया। इसी में रहकर मेवाड़ के राज परिवार ने
अपने साम्राज्य पर शासन किया। उदयपुर एक उपजाऊ इलाका था। मिनरल्स यहाँ काफी ज्यादा थे, इसलिए यहाँ के लोग संपन्न थे और जनता खुशहाल थी। 5-5 झीलें होने के कारण बारिश ना होने पर भी यहाँ पानी की कमी नहीं होती थी। वक्त के साथ साथ यहाँ एक से एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स बनते रहे। जनता के मनोरंजन के लिए राजा अलग अलग तरीके के इवेंट्स भी करवाते थे। इन्हीं में से एक थी हाथियों की लड़ाई। उदयपुर और जयपुर दोनों के ही सिटी पैलेस हाथियों की लड़ाई के लिए मशहूर थे। उस दौर में हाथियों की लड़ाई देखने के लिए पूरा शहर इकट्ठा होता था। इसके लिए पहले शराब पिलाकर हाथियों को मदहोश किया जाता, फिर दीवार के दोनों पार खड़े हाथी एक दूसरे पर अटैक करते। अटैक करने से पहले वो सूंड उठाकर महाराजा और महारानियों को प्रणाम करते और सभी अफसरों को भी सलाम किया करते थे। इसके बाद हाथियों में जबरदस्त जंग होती और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती थी। हालांकि बाद में इस लड़ाई पर बैन लगा दिया गया। खैर, इतिहास के पन्नों में झांककर देखा जाए तो पता चलता है कि साल 1947 में देश के आजाद होने तक उदयपुर मेवाड़ साम्राज्य की सत्ता का केंद्र रहा। साल 1947 तक मेवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी, अमीर और ताकतवर रियासतों में से एक था। इतिहास बताता है कि उदयपुर रियासत इतनी ताकतवर थी कि अगर मेवाड़ के महाराणा पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो आधे राजस्थान समेत भोपाल तक का पूरा हिस्सा आज पाकिस्तान में होता। भोपाल के नवाब ने उन्हें पाकिस्तान में मिलने के लिए खूब लालच भी दिया था, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनमें अपने पुरखों के संस्कार जो थे, उन्हीं की वजह से भोपाल, जैसलमेर, जोधपुर, इंदौर और बड़ौदा जैसी रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बनते बनते रह गई। राजस्थान के कई राजा भी उनसे पाकिस्तान में शामिल होने की दरख्वास्त करते रहे, लेकिन उनके एक पत्र ने कैसे सबकी अकल ठिकाने लगाई, इसकी दिलचस्प कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि उदयपुर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए थे, और जब उदयपुर रियासत राजस्थान स्टेट का हिस्सा बनी तो इस खुशी के मौके पर समारोह में शामिल होने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उदयपुर पहुंचे थे। आज भले ही राजे रजवाड़े ना रहे हों, लेकिन इतिहास के पन्नों में उदयपुर शहर और मेवाड़ रियासत का गौरवशाली इतिहास हमेशा रहेगा। ये बप्पा रावल को उनके गुरु हारित राशि के दिए हुए आशीर्वाद का ही फल कहें कि आज मेवाड़ इतिहास का सबसे पुराना जीवित राजवंश है। एक तरफ जहां मुगलों के वंशज ढूंढे नहीं मिलते, वहीं मेवाड़ राज परिवार आज भी उदयपुर पर राज करता है। सिटी पैलेस का एक हिस्सा आज भी रॉयल फैमिली के लिए रिजर्व है। वहीं मेवाड़ के कुंवर लक्ष्यराज सिंह अपने पुरखों के गौरव को बढ़ा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इतिहास के पन्नों से निकली उदयपुर रियासत की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस रिपोर्ट को हमने पूरे फैक्ट चेक के बाद बनाया है, इसलिए अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। वहीं अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जाने से पहले ये जरूर बताकर जाएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Oh.